आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट नंबर 18 की, जिसमें हम लोग बॉटनी के चैप्टर वाइज एग्ज़ाम पॉइंट्स को कर रहे हैं। आज की एग्ज़ाम पॉइंट्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की। व्हाट्सअप, अगर आप हमारे एग्ज़ाम पॉइंट्स को आपको पसंद आए और परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और एनसीईआरटी के इंग्लिश में एग्ज़ाम पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं विथ प्रैक्टिस पेपर। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप अगर चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और सिर्फ 99 रुपीज़ में अगर आप मदद करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मुझे पूर्ण भरोसा है और चैनल को भी थोड़ी सी मदद होगी, तो आप सबका साथ जुड़ने से आपको लाभ होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली एग्जाम पॉइंट आपके सामने है। कुल 17 तत्वों को पौधों के लिए अनिवार्य माना गया है। टोटल जितने तत्व होते हैं उन तत्वों में 17 ऐसे तत्व हैं जिन्हें पौधों के लिए अनिवार्य रूप से माना जाता है कि अनिवार्य तत्व के रूप में है और पौधे इसकी आवश्यकता होती पौधों के विकास में। इन तत्वों को उनके परिणात्मक आवश्यकता के अनुसार निम्न वर्गों में रखा गया है। ठीक है, कुछ को दीर्घ पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया, कुछ को सूक्ष्म तत्व, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है और फास्फोरस। इन सभी को दीर्घ पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। सूक्ष्म पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व की श्रेणी में बोरान है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, निकेल है तथा जिंक को रखा गया है। दलहन अर्थात दालें वनस्पत जगत, सेकंड पॉइंट है। दलहन अर्थात दालें जो होती हैं ये वनस्पत जगत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत मानी जाती है। मटर, अरहर, चना, मूंग, मसूर इत्यादि से दाल प्राप्त होती है। दाल में कुल वजन का, ये उल्टा लिख दिया गया, वजन होगा, वजन का कुल वजन का लगभग, ठीक है, वजन का ये वजन है, वजन का कितना होगा, लगभग 25% प्रोटीन होता है। यानी सीधे सीधे अगर हम कहें तो 1/4% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो कि गेहूं के मुकाबले दुगना होता है। गेहूं में लगभग कितना होता है, ठीक है, तो 1/8 होता है, यानी ये कहते हैं लगभग 12% तक प्रोटीन पाई जाती है, 12 से 13% पाई जाती है। तथा चावल के अकॉर्डिंग, चावल के अनुसार अगर बात करें मुकाबले 3 गुना होता है। चावल में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और चावल के अकॉर्डिंग 3 गुना प्रोटीन किसमें पाई जाती है, दाल में। यानी दाल में कितनी होती है, लगभग 25%, तो चावल में मान चलिए लगभग 8 से 8.5% तक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होने के कारण अन्य फलीदार पौधों की तरह यह फसल चक्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अच्छा, जो दलहनी फसलें होती हैं इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है इसके रूट नोड में। तो यहाँ पे रूट नोड होता है और इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करती हैं, तो इसके लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए। आपके लिए महत्वपूर्ण है बोरान। बोरान जो है, बोरान पौधों द्वारा बोरेट या टेट्राबोरेट के रूप में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, या तो बोरेट के रूप में अवशोषित करेंगे या तो टेट्राबोरेट के रूप में, एनसीईआरटी में यही लिखा गया। ठीक है, अवशोषित किया जाता है। यह पोषक तत्वों पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में सहायक होता है। यह कोशिकी विभेदन एवं विकास को नियंत्रित करता है। यह दलहनी पौधों में मूल ग्रंथियों के बनने के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया का महत्वपूर्ण एंजाइम है। मॉलिब्डेनम इस एंजाइम को सक्रिय करता है तथा अतः इसका महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक, लोहा, लोहा को हमारे पौधों में किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो लोहा को हमारे पौधों में, एक सेकेंड माफ करिएगा, लोहा को हमारे पौधों में अवशोषित किया जाता है। लोहा को हमारे पौधे द्वारा Fe2 डाई पॉजिटिव आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। Fe2 पॉजिटिव क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अक्सर आप सब लोग नाराज़ हो जाते हैं, कारण ये होता है कि हम आपका फ़ोन उठाते नहीं या फ़ोन कट जाता है। तो उसके पीछे 2 कारण, जैसे सपोज करिए कि अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ, अब इस समय क्लास में आपको कम से कम इसमें आपका मिनिमम टाइम 30 से 35 मिनट लगेगा। इसके बाद आपकी एक क्लास हमको और करनी है, उसके बाद एक क्लास हमको कुछ मटेरियल तैयार करने, कल का टाइप करवाना है, उसको ले जाना ले, तो इस तरह से कई बार हम टाइम हो नहीं पाती है, समय मिल नहीं पाता। अब जैसे अब किसी का फ़ोन आ रहा था, कोई सज्जन प्राणी थे, चूँकि नंबर सेव नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जो अननोन नंबर है। ठीक है,
अब इनका फ़ोन बेचारे का हमको फ्लाइंग मोड करना पड़ा, तो उनको इस बात का बुरा लगता है। जायज़ सी बात है कि हम फ्लाइंग मोड कर दिए, उनका फ़ोन कट गया तो उनको बुरा लग गया। लेकिन अब हम इस समय क्लास अगर करवा रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें फ्लाइंग मोड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये समस्या हो जाती है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम आपसे बार बार कहते हैं। अच्छा, समस्या ये है कि हम कितने मोबाइल में जो है सिम ना लगाएं, तो ये भी समस्या हो जाती है। 2 मोबाइल ऑलरेडी हम ऐसे यूज करते हैं जिसमें सिम नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमको सिम लगाना पड़ता है, चूँकि पीडीएफ सारे ग्रुप इसी मोबाइल से हम रेगुलेट करते हैं, तो पीडीएफ सेंड करने के लिए पीडीएफ वाली क्लास हम यहीं से करवाते हैं, तो ये समस्या हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, फिर भी आयरन Fe2 डाई पॉजिटिव क्लोरोफिल का घटक नहीं है, परंतु क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसकी कमी से नई पत्तियों में तीव्रता से अंतरसीरी हरिम हीरता होती है, मतलब ये पौधे बहुत तेज से इसका पर्णहरिम कम होने लगता है। क्लोरोसिस की प्रक्रिया मृदा में लोहा के अतिरिक्त मैग्नीशियम या जिंक जैसे खनिज पदार्थों की कमी से भी होता है। मॉलिब्डेनम आयन नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका अवशोषण पादप यम ओ, ठीक है, डाई पॉजिटिव आयन के रूप में करता है। यह तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम होता है। कौन? इसका जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। पॉइंट नंबर 7 दी गई है, ताजे जल के परितंत्र में जल की सतह पर शैवालों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक जल होता है। तो ये तो सीधी सी बात है। भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री तथा तिनके, पत्तियों, घास, प्लास्टिक की पतली चादर आदि को पलवार या मल्च कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि पलवार कोई जैविक चीज हो। पलवार स्थायी हो सकती है या अस्थायी। पलवार बिछाने के कई फायदे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं, जैसे भूमि की उर्वरा और स्वास्थ्य की वृद्धि करना, भूमि की नमी का संरक्षण करना, ठीक, खर पतवारों की वृद्धि को रोकना। आप अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है, आप सब देखे होंगे। क्षेत्रों के दृश्य सौंदर्य को बढ़ाए रखना। अब मैं इसको दूसरे हिसाब से बताता हूँ। इसको देखिए, जैसे ये मान लीजिए आपका खेत है। इस खेत में आपने क्या काम किया? हम लोग अक्सर जब खेती की जाती थी, हम लोगों के यहाँ खेती होती है, जैसे आपने अगर सुना होगा ना, जो लोग पश्चिमी यूपी के होंगे वो लोग सुने होंगे, अक्सर यहाँ से जब हम लोगों के यहाँ से मोटा वाला मरचा नहीं होता, जिसे हम भरने वाला मरचा कहते हैं, जिसमें खटाई बनाई जाती है, मोटा वाला मरचा, हमारे यहाँ इसकी खेती होती है। कमर्शियल इकोनॉमिक खेती में पूर्वी में, आजमगढ़ में और आपके अम्बेडकर नगर में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, हम अयोध्या के अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ इसकी खेती होती है। तो इसकी खेती जब होती है हम लोगों के यहाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसको जब बेचा जाता है ना, तो मंडी में जाता है, तो इसके जब बीज डालने होते हैं, बीज पतला होता है, तो बीज को पहले हम लोग ट्रांसप्लांट क्रॉप की दौरा किया जाता है। तो पहले ऊंचा करके, बरसात के सीजन में इसकी बीज पड़ती है, तो ऊंचा करके ऐसे बीज, मान लीजिए मिट्टी तैयार करके ऊंचाई पे हमने बीज को डाल दिया। बीज को डालने के बाद इसको ढका जाता है। जब ढक देंगे ना, चाहे अब तो लोग उसको भूस से भी ढकने लगे। भूस मतलब वो जानते हैं ना, जो गेहूं का भूसा होता है, उससे ढकने लगे। नहीं तो पहले लोग पुआल से या इससे ढक देते हैं। ढकने से क्या होता है, डायरेक्ट पानी उस पर जाता नहीं तो फटता है। और नमी को जैसे ढकेंगे ना, तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, उससे उमस की मात्रा ज़्यादा होगी, जिससे जल्दी से अंकुरण हो जाता है। और अंकुरण होने के बाद उसको धीरे धीरे हटा देते हैं। जब अंकुरित होने लगती बीज तो हटा देते हैं, जब वो उसमें उलझे ना उससे पहले हटा देते हैं। इसी तरह से टमाटर में आप देखे होंगे बीज बनता होगा, टमाटर का, बैगन का, सबका ऐसे किया जाता है। तो कहने का अर्थ है, इसी को पलवार कहा जाता है। तो उससे कई चीज़ें होती हैं। पहला लाभ क्या होता है कि उर्वरा शक्ति बनी रहती है, जैसे वो भूमि खराब नहीं होगी। ठीक, नमी का संरक्षण हो जाता है, पहला लाभ। जैसे और फसलों में खरपतवार की वृद्धि नहीं होती। जैसे खरपतवार उससे उगेंगे ना, तो जैसे घास वगैरह होती है ना, तो उमस से पकुठ जाती है। मतलब पकुड़ने का मतलब होता है उसठा रोग लग जाता है और वो सड़ जाती हैं, तो आराम से हमारी फसल अच्छी हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स एक कृषि प्रक्रिया है और इसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। एपो एंजाइम एक निष्क्रिय एंजाइम होता है, जो कि कार्बनिक या अकार्बनिक को फैक्टर से जुड़कर, कार्बनिक या अकार्बनिक फैक्टर से जुड़कर, ठीक है, कार्बनिक या अकार्बनिक फैक्टर से
एक सेकेंड, जुड़कर कहाँ चला गया, सक्रिय एंजाइम बनाता है। इस किसी एंजाइम की प्रोटीनीय भाग एपो एंजाइम कहलाता है। चूँकि अमीनो अम्ल प्रोटीन का घटक होता है। ठीक। गार्ड कोशिकाओं में मैलिक एसिड, मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाता है, जिससे गार्ड कोशिकाओं की परासरण दाब बढ़ जाता है। अंतः परासरण क्रिया होती है और रंध्र खुल जाता है। ठीक। थोड़ा सा जटिल चैप्टर है ये, आप ध्यान से देंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़े। पोटेशियम आयन रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है। प्रकाश की उपरिधित में संरक्षक कोशिकाओं में मैलिक अम्ल, ठीक है, किसका निर्माण होता है, मैलिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसका मैलेट और हाइड्रोजन में वियोजन हो जाता है। हाइड्रोजन निकलते हैं तथा पोटेशियम अंदर आ जाते हैं। पोटेशियम मैलेट से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं, जो कोशिका की रिक्तिका में स्थानांतरित हो जाता है। पोटेशियम मैलेट की उपस्थिति में बाह्य त्वचा कोशिकाओं से जल का परासरण रक्षक कोशिकाओं में हो जाता है और इनका स्फीत दाब बढ़कर रंध्र खुल जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में इसके विपरीत क्रिया होती है, अर्थात जल रक्षक कोशिकाओं से बाहर निकलता है तथा रंध्र बंद हो जाता है। आगे आ जाइए। लेग्यूम पौधों में मैग्नीज की कमी से बीज पत्रों में भूरे धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे मैटर का मार्स स्पॉट रोग कहते हैं। ठीक। लेग्यूम पौधों में मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी से उस पर भूरे भूरे धब्बे आ जाते हैं पत्तियों पे, जिसे हम लोग मार्स स्पॉट के नाम से जानते हैं। और किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। आम के पौधे में आम के शीर्ष भाग पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसे मैंगो निक्रोसिस कहते हैं। यह रोग स्यूडोमोनास सिरिंजी नामक जीवाणु परजीवी की वजह से होता है। बैगन का लिटिल लीफ रोग माइक्रोप्लाज्मा सदृश सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, जिनकी कमी से धान में खैरा रोग होता है, जबकि मैग्नीज की कमी से जौ का ग्रे स्पॉट रोग हो जाता है। जबकि किसकी, मैग्नीज की कमी से जौ में ग्रे स्पॉट्स रोग हो जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे रोग, बहुत सारे एंजाइम लिखे गए हैं, आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना होगा। हम तेजी से इसे कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। मॉलिब्डेनम इस एंजाइम का घटक होता है, परंतु यह एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। नाप ने सर्वप्रथम पौधों को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जल तथा खनिज की उपस्थिति में उगाया और तथा कार्बनिक लवणों के प्रभाव को दर्शाया। डी सेस्योर ने सर्वप्रथम यह बताया कि पौधे मृदा से खनिज तत्व अवशोषित करते हैं। पौधों के उचित विकास एवं वृद्धि के लिए कॉपर एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह पौधों की विभिन्न उपापचय क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। नींबू में कॉपर की कमी से एक्जेंथमा रोग हो जाता है। नींबू में कॉपर की कमी से एक रोग हो जाता है, जिसका नाम क्या है, एक्जेंथमा रोग हो जाता है, जिसे डाइबैक भी कहते हैं, जिससे फल में केंद्रीय भाग में गोंद जैसा पदार्थ स्रावित होता है तथा फल के छिलके पर गोंद सदृश पदार्थ दिखाई देता है। कॉलीफ्लावर का बिप्टेल रोग मॉलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण होता है। छोटी पत्ती अवस्था का रोग जिंक की कमी से, जबकि इंटरवेनल क्लोरोसिस मैग्नीज मॉलिब्डेनम आदि की कमी से हो जाता है। अगली टॉपिक आपकी है एग्जाम पॉइंट, इसी में रखा गया। चूंकि ये एग्जाम पॉइंट आपके कम ही थे तो 17 एग्जाम पॉइंट उसमें थे। अब आगे से एग्जाम पॉइंट कुछ आपके हैं और दूसरे चैप्टर से लिए गए। चैप्टर का नाम है ट्रांसपिरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। और ये है आपका नंबर है जिस पे आप व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको ये एग्जाम पॉइंट्स दिए जाएंगे, लेकिन इसके कास्ट है 99 रुपीज़। पौधे के ऊपरी भाग जैसे कि तना, पत्ती, फूल आदि में पानी के वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
मुख्यतः हरी पत्तियों द्वारा होती है। फार्मर्स पोटोमीटर, गैनांग पोटोमीटर, बोस पोटोमीटर तथा डार्विन पोटोमीटर का उपयोग, ये सभी पोटोमीटर का उपयोग वाष्पोत्सर्जन की दर मापने में होता है। पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया रंध्रों, क्यूटिकल या लेंटिकल्स द्वारा होती है, जबकि द्रव के रूप में पत्ती के किनारे पर स्थित जल रंध्रों द्वारा जल हानि गटेशन या बिंदु स्राव कहलाती है। पौधे में वायवीय भागों से वाष्प रूप में जल हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यदि वातावरण शुष्क हो तथा तापमान अधिक हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। फेनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, एब्सिसिक एसिड, एस्पिरिन आदि वाष्पोत्सर्जन रोधी कहलाते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन में कमी लाते हैं। शेरे रंध्रों के खुलने तथा बंद होने के लिए स्टार्च शर्करा अंतरा परिवर्तन विचार प्रस्तुत किया था। रक्षक कोशिकाओं में हरित लवक में फास्फोराइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति प्रमाणित हो चुकी है। यह एंजाइम स्टार्च शर्करा में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। जब पीएच का मान 7 होता है तो यह स्टार्च का जलीय अपघटन करके शर्करा बनाता है। जब पीएच का मान 5 होता है, ठीक है, जब पीएच का मान 5 होता है तब क्या होता है, देखिए, जब पीएच का मान 5 होता है तब शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, ये बातें एक एक लाइन पे आपके सब इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हम टाइम नहीं लेते हैं, एग्जाम पॉइंट बहुत तेज़ी से करवाते हैं, इसलिए आज फिर भी हमारी स्पीड बहुत कम है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि रंध्रों का खुलना तथा बंद होना पोटेशियम आयन द्वारा नियंत्रित होता है। ये भी आपको याद ही होना चाहिए। जब रंध्र पत्ती की निचली सतह पर अधिक और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं तो उसे पोटैटो प्रकार का स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक, जैसे आलू, मटर, टमाटर, इनमें स्टोमेटा दिन रात खुला रहता है, केवल सूर्यास्त के बाद अर्थात शाम को कुछ समय के लिए बंद होता है। ऐसे रंध्र जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं उसे सहतूत प्रकार का स्टोमेटा कहा जाता है। जब रंध्र पत्तियों की केवल ऊपरी सतह पर ही उपस्थित हों जबकि निचली सतह पर अनुपस्थित हों तो इसे वाटर लिली प्रकार का रंध्र कहते हैं और यह जलीय पौधों में पाया जाता है। ब्रायोफिलम में रंध्र दिन में बंद रहते हैं जबकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती, लेकिन गैसीय विनिमय और कार्बन डाइऑक्साइड हेतु इनके रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन नापने की प्रयुक्त होता है। मैनोमीटर मूल दाब मापने में प्रयुक्त होता है। ठीक, उसके बाद पोरोमीटर रंध्रों का क्षेत्रफल नापने में प्रयुक्त होता है। ऐसे यौगिक जिनमें पत्तियों पर लगने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मंद हो जाती है उन्हें प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहते हैं। ये पत्ती पर उपस्थित रंध्र के छिद्र को कम कर देते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बिना कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण को प्रभावित किए मंद पड़ जाती है। इस श्रेणी के यौगिक फेनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, एब्सिसिक एसिड एवं एस्पिरिन है। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को विसरण दाब न्यूनता, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को परासरण दाब, टीपी टर्गर प्रेशर को स्थित दाब तथा डब्ल्यूपी यानी वाल प्रेशर को भित्ति दाब कहते हैं। पुष्प कलिका की ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि होने से पुष्प का खिलना ऊपरी वृद्धिवर्तन कहलाता है, जबकि पुष्प कलिका की निचली सतह पर अधिक वृद्धि होने के कारण पुष्प का बंद होना अधोवृद्धिवर्तन कहलाता है। विसरण दाब न्यूनता किसी विलयन और उसके शुद्ध विलायक विसरण दाब की मात्राओं का अंतर है। जिस समय दोनों सम वायुमंडलीय दाब और तापमान पर होते हैं पर हों उसे चूसण दाब भी कहते हैं। कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह इसी के कारण होता है। विसरण दाब न्यूनतम कोशिका की जल अवशोषण शक्ति का मापक है। कोशिका को परासारी घोल में रख देने पर कोशिका का जल बाहर निकल आता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में लगातार एटीपी का निर्माण होता है व लवण एकत्र होता है जो उसे बाहर निकालता है। कोशिकीय जल बाहर आने पर माइटोकॉन्ड्रिया को मैट्रिक्स की अति परासारी होगा। इस प्रकार यह जल अवशोषित करके फूलेगा। भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने इलेक्ट्रॉन प्रोब के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोब्स के द्वारा एक प्रयोग किया, जिसके द्वारा यंत्र की सुई के पौधों में अंतःत्वचा में घुसाने पर गैल्वेनोमीटर की सुई प्रबल दोलन करने लगती। इसी प्रकार के दोलन बलकुट की परत के अंदर बाहर की कोशिकाओं में सुई प्रवेश कराने पर दिखाई नहीं देती। इसके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन कोशिकाओं की स्पंदन क्रिया के कारण ही जल का रसारोहण होता है और केवल जाइलम कोशिकाओं में रसारोहण होता है। इस प्रकार उन्हें स्पंदन सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। पौधों में बीज द्वारा प्रथम जल अवशोषण द्वारा होता है। किसी शुष्क बीज या ठोस द्वारा अपने सतह से जल का अवशोषण अंतःशोषण कहलाता है। सूखे बीज को पानी में रखने पर अंतःशोषण की क्रिया होती है, जिससे वे फूल जाते हैं। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना ई मुंच नामक वैज्ञानिक ने दी थी। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना ई मुंच नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। एपोप्लास्ट निर्जीव या मृत घटकों द्वारा पौधों में होने वाले जल के परिवहन को कहते हैं तथा सिम्प्लास्ट जीवित घटकों द्वारा होने वाले परिवहन को कहते हैं। स्तंभ जाइलम में दाब विभव का मान मूल जाइलम की तुलना में कम होता है। यदि कोशिका को अति परासारी विलयन में रखा जाए तो परासरण के नियमों के अनुसार कोशिका से जल का वही परासरण होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका जीव द्रव्य कुंचित हो जाती है। मृदा लवणता का मापन कंडक्टिविटी मीटर से किया जाता है। स्फीत कोशिका में परासरण दाब तथा स्फीत दाब बराबर होते हैं, अतः डीपीडी शून्य होगा तथा कोशिका दाब जल अवशोषित नहीं होगा। शुद्ध व साफ जल का परासरण दाब शून्य होता है। किसी विलयन का परासरण दाब वह दाब है जो उस विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के परासरण के कारण उत्पन्न हो सकता है। पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया रसारोहण कहलाता है। इस क्रिया के तहत जल गुरुत्व बल के विपरीत ऊपर की ओर गति करता है। इस क्रियाविधि के लिए सिद्धांतों के 3 प्रमुख वर्ग हैं: मूलदाब सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत और जैव सिद्धांत आदि। वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ाने के कारण जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है। जब पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल की कमी से जाइलम में नकारात्मक बल कार्य करता है और जल को खींचता है। जब जल ऊपर की ओर चढ़ता है तो जल के अणुओं के बीच संसंजन बल कार्य करने लगता है, जिससे जल के अणुओं की एक श्रृंखला बन जाती। इस मत को डिक्सन तथा जाली ने दिया था। गुरुत्वीय जल के निकास के पश्चात मृदा कणों के मध्य छोटे छोटे कोशिकीय छिद्रों में विद्यमान शेष जल कोशिका जल कहलाता है। पादप अपने जड़ प्रणाली द्वारा इसी जल का अवशोषण करते हैं। तो ये इसके बाद आते हैं जड़ों का अवशोषण करते हैं, अवशोषित कर क्रेसाई कहलाता है। अच्छा, जड़ों का अवशोषित जल को क्या कहते हैं? क्रेसाई कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित संपूर्ण होगा, इस गलत लिखा गया, संपूर्ण जल की मात्रा को होलार्ड तथा जल की वह मात्रा जो पादपों में उपलब्ध रहती है उसे इकाई कहा जाता है। लकड़ी के टुकड़ों को जल में रखने पर यह अंतःशोषण के कारण फूल जाती है। तो इतना टॉपिक आपके किससे थे? वाष्पोत्सर्जन। और आपका एक चैप्टर और है, जिस चैप्टर का नाम क्या है आपका? उस चैप्टर का नाम है आपका खनिज मिनरल
यानी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। तो यहाँ से आपके चैप्टर, दोनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक सभी क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामों में। तो आप इन्हें रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, और ज़रूर जो लोग अभी परचेज नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर एग्जाम पॉइंट परचेज करें। आपके लिए बहुत लाभदायक श्रृंखला होने वाली। तो प्यारे मित्रों, इसके लिए अभी हम आपसे विदाई लेंगे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।